हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप यहाँ पर पढ़ भी रहे होंगे। लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे क्लोरोफॉर्म के बारे में पढ़ा और डाइक्लोरोमीथेन के बारे में पढ़ा। ठीक है, उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। जिसको समझ में नहीं आया क्लास में आके पूछ सकते हो। ठीक है ना। इसमें नेम रिएक्शन वगैरह याद रखना, इनके उपयोग याद रखना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन याद रखना। बस ये चीज़ें आपको यहाँ पर करनी है। ये आपके पास पेपर में पूछा जाएगा पैटर्न में। ठीक है ना। तो अभी हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में आयोडोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म के यूजेस क्या क्या हैं हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। एक बार हम दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप लोगों का थोड़ा सा यहाँ पर जो है रिवीजन हो जाए। हल्का हल्का यहाँ पर थोड़ा देख लेंगे हम। तो सबसे पहले हमने जो है डाइक्लोरोमीथेन के बारे में पढ़ा था। जब हमने पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड पढ़े उस पर हमने बताया कि पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड यानी जिसमें एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु होंगे। ओके, तो जैसे आपका डाइक्लोरोमीथेन हमने पढ़ा था, मैथिलीन क्लोराइड इसको कहते हैं। ओके, एथिलीन क्लोराइड बोलेंगे। ठीक है, 1,1 डाइक्लोरोएथेन, 1,2 डाइब्रोमोएथेन ऐसा होता है, एथिलीन ब्रोमाइड। CHCl3 यानी ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन। और BHC हमने पढ़ा था, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। एक हमने यहाँ पर और चीज़ देखनी थी, DDT। ठीक है ना, जो हमने आपको बताया था कि DDT भी एक होता है, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। ठीक है ना, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन इस तरीके से फॉर्म होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हमने पढ़ा यहाँ पे डाइक्लोरोमीथेन। तो डाइक्लोरोमीथेन हमने यहाँ पे देखा कि इसका जो है क्लोरीनेशन जब हम मीथेन के करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है ना, तो वहाँ पर हमें क्या होता है, डाइक्लोरोमीथेन प्राप्त होता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ हमने देखी कि जो डाइक्लोरोमीथेन था ये आपका रंगहीन होता है, मीठी गंध इसकी होती है, एक प्रकार का जो है वाष्पशील द्रव ये होता है। इसका जो क्वथनांक होता है 313 केल्विन होता है। इसके जो यूजेस की बात हमने करी तो ये जो होता है निम्न क्वथनांक इसका होता है, कम इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसलिए इसको ज्वलनशीलता के रूप में आपका जो है खाद्य और औषधि के रूप में भी हम इसके प्रयोग करते हैं। ठीक है, औषधि उद्योगों में निष्कर्षण विलायक के रूप में ये काम करता है। कौन? आपका डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है ना, तो सॉल्वेंट के रूप में यूज़ होता है। फिर ट्राइक्लोरोमीथेन है, ये भी आपका जो है सॉल्वेंट के रूप में यूज़ होता है, ये भी हमने पढ़ा था। फिर भी हम यहाँ पर देख लें कि इसका जो है क्लोरोफॉर्म का निर्माण कैसे कैसे होता है। इसमें होता क्या है कि ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न होते हैं मीथेन में। ठीक है, तो यानी मीथेन के जो है 3 हाइड्रोजन आपके जो है क्लोरीन 3 क्लोरीन से क्या होंगे, प्रतिस्थापित हो जाएंगे। उससे हमारे पास जो है क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाता है। इसमें हमने देखा कि प्रयोगशाला में किस तरीके से कर सकते हैं। हमने यहाँ पर देखा कि जो या तो आप एथेनॉल लो या आप प्रोपेनॉल लो। ठीक है, दोनों से हम जो है आप बना सकते हैं क्या, क्लोरोफॉर्म। कैसे बनाएंगे? या तो आप एथेनॉल को क्या कर दो, ब्लीचिंग पाउडर में मिक्स कर दो, या आप एसीटोन को ब्लीचिंग पाउडर में मिक्स कर दो। हमने यहाँ पर देखा था जब हम इसको उस ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। एथेनॉल में हमने देखा कि सबसे पहले हमने क्या किया, जो ब्रंजक चूर्ण यानी आपका ब्लीचिंग पाउडर था उसको हमने वाटर में मिक्स किया। उससे आपके पास क्या हुआ, एक तो क्लोरीन गैस हमें मिली और एक हमारे पास जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ। इस क्लोरीन गैस ने क्या किया, ये 2 प्रकार के से काम करता है। एथिल अल्कोहल के साथ जो रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पे 2 प्रकार से काम करता है क्लोरीन। एक तो आपका जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है और एक जो है आपका क्लोरीनेटिंग एजेंट के रूप में काम करता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, देख लेना इसको, ये मैंने कल पढ़ा चुका हूँ मैं। ठीक है, इसमें हमने देखा कि जो अल्कोहल है वो आपका जो है यहाँ से ब्लीचिंग पाउडर से जो क्लोरीन गैस निकली थी उस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके ये एथेनॉल बनाता है। क्या बनाता है? एसिटिल्डिहाइड बनाता है, जिसको हम एथेनॉल कहते हैं आईपीसी नेम में। और यहाँ पर ये क्या करता है, पहले प्रोसेस में ये ऑक्सीडेशन का काम करता है, ऑक्सीडेशन रिएजेंट का काम करता है। कौन? क्लोरीन। तो ये क्या कर देता है, एथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर देता है। जैसे ये इसका ऑक्सीडेशन करेगा उसके बाद फिर से ये क्लोरीन जो है एक बार फिर से एसिटिल्डिहाइड के साथ भी क्या करके रिएक्ट करके यहाँ पर जो है ट्राइक्लोरोएथेनॉल बना देता है। क्या बनाता है? ट्राइक्लोरोएथेनॉल या ट्राइक्लोरो एसिटिल्डिहाइड हम इसे कह सकते हैं। और इस प्रोसेस में इसने क्या किया, इस प्रोसेस में से ऑक्सीकरण का नहीं, इस प्रोसेस में इसने क्लोरीनेटिंग एजेंट का काम किया, यानी क्लोरीनेशन इसने यहाँ पर कर दिया। जैसे इसने क्लोरीनेशन किया तो जो आपके पास 2,2,2 ट्राइक्लोरोएथेनॉल था यानी ट्राइक्लोरो एसिटिल्डिहाइड था, उसने क्या किया, जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर को वाटर के साथ मिक्स करने पर आपका CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था, उसके साथ इसने क्या किया, रिएक्शन कर दिया CaOH का होल ट्वाइस के साथ। किसके? 2 मॉलिक्यूल्स किसके आए, ट्राइक्लोरो एसिटिल्डिहाइड के। और इन दोनों मॉलिक्यूल ने आपके 2 मॉलिक्यूल हमारे पास यहाँ पे क्लोरोफॉर्म बना दिया और बाकी जो बचा आपका कैल्शियम फॉर्मेट इसको इसने क्या कर दिया, बाहर फेंक दिया। ठीक है, एसीटोन में भी इसी प्रकार से हमने देखा है। एसीटोन में जो आपका क्लोरीन गैस होती है यानी जो आपका ब्लीचिंग पाउडर है उसको वाटर साथ मिक्स करने पे क्लोरीन गैस बनी, एक तो क्लोरीन गैस बनी और एक हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्लोरीनेशन यानी एसीटोन के साथ जब रिएक्ट करते हैं, एसीटोन से हम जब क्लोरोफॉर्म बनाते हैं तो वहाँ पर क्लोरीन जो है वो एक ही प्रकार की रिएक्शन करता है। कौन सा? क्लोरीनेशन। तो यहाँ पर ये सिर्फ क्लोरीनेटिक एजेंट का काम करता है, क्लोरीनेटिंग एजेंट का। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये क्लोरीनेशन कर देगा। ठीक है, एसीटोन का यहाँ पे क्लोरीनेशन कर देगा। जैसे इसने क्लोरीनेशन किया
ये फिर आपके साथ जो है यहाँ पर CaOH का होल्ड वाइज जो हमारा किससे बना था, ब्लीचिंग पाउडर का वाटर से मिक्स करने पर बना था, उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ 2 मॉलिक्यूल्स जो है आपके ट्राइक्लोरोएसीटोन के मिक्स होंगे। तो जैसे हमने इसको मिक्स करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास टू जो है 2 मॉलिक्यूल आपके क्लोरोफॉर्म के प्राप्त हो जाएंगे और कैल्शियम एसिटेट यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर देखी थी। उसके बाद हमने देखा कि जो आपका Cl2 है उसका हम और जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं, और तरीके से बना सकते हैं। तो इसने क्या किया, जो आपका मेटलिक हाइड्रोक्साइड होता है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसके साथ रिएक्शन करके ये सोडियम जो है ऑक्सीक्लोराइड बना देगा। जैसे ये ऑक्सीक्लोराइड बनाएगा, ये ऑक्सीक्लोराइड जो है एसीटोन के साथ रिएक्ट करेगा और ये यहाँ पर ट्राइक्लोरोएसीटोन बनाएगा यानी क्लोरीनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो सोडियम ऑक्सीक्लोराइड जो है ये क्लोरीनेशन की प्रोसेस करेगा। उसके बाद आपका जो है ये जो ट्राइक्लोरोएसीटोन हमारे पास प्राप्त होगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड साथ रिएक्ट करके आपका क्लोरोफॉर्म बना देगा और सोडियम एसिटेट को बाहर निकाल देगा। ये चीज़ हमने पढ़ी थी। औद्योगिक मैन्युफैक्चर क्लोरोफॉर्म कैसे पढ़ा हमने, यहाँ पर हमने देखा कि एक तो क्लोरीनेशन किया हमने मेथेन का, वहाँ से हमारे पास 4 प्रकार के प्रोडक्ट मिले, क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन और टेट्राक्लोरोमीथेन। कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ भी हमने किया। कार्बन टेट्राक्लोराइड का हमने क्या कर दिया, अपचयन कर दिया यानी रिडक्शन कर दिया। जैसे हमने उसका रिडक्शन किया तो वो आपकी जो है आयरन और भाप की प्रेजेंस में हुआ तो क्लोरोफॉर्म प्राप्त हुआ। और दूसरा हम क्लोरल हाइड्रेट से भी, इसका क्लोरल हाइड्रेट है उसको हम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेंगे, उसके साथ अगर इसे हीट करते हैं तो वहाँ पर भी हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लोरोफॉर्म की हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। ये रंगीन भारी द्रव होता है, स्वाद में मीठा होता है, जलन उत्पन्न करता है। ठीक है, ये जल से अपेक्षा भारी होता है। इसका विशिष्ट घनत्व जो है 1.485 होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 334 केल्विन होता है। फिजिक पॉइंट इसका 210 केल्विन होता है। तो ये सब हमने यहाँ पर देखा था। और इसकी जो यूजेस है वो एनेस्थेटिक के रूप में भी हम यूज़ करते हैं। इसकी जो वाष्प है अगर इसको सूंघा जाए तो उससे बेहोशी हो जाती है। इसके हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी कि अगर हम क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास जो है फॉस्जीन गैस बनती है। ठीक है, और फॉस्जीन गैस का जो IUPAC नाम होता है वो होता है कार्बोनिल क्लोराइड। क्या होता है, कार्बोनिल क्लोराइड। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब क्लोरोफॉर्म को सनलाइट के प्रेजेंस में गर्म किया जाता है तो ये ऑक्सीजन के साथ क्या कर देता है, रिएक्ट करता है और क्या बनाता है आपका फॉस्जीन गैस बनाता है। क्या बनाता है, फॉस्जीन गैस। और फॉस्जीन का नाम होता है आपका कार्बोनिल क्लोराइड। और जो ये फॉस्जीन होती है अत्यधिक विषैली गैस होती है। ठीक है ना, इसका यूज़ हम कहाँ पर है, बेहोशी के रूप में करते हैं। ठीक है, इसका स्टोरेज की बात करें तो देखो, अगर इसको सनलाइट के प्रेजेंस में रखोगे तो ये तुरंत रिएक्ट करेगा और फॉस्जीन गैस बना देगा। इसलिए इसे हमेशा जो है डार्क सरफेस, डार्क कलर की जो बोतलें होती है उनमें इनको क्या कर दिया जाता है, पैक किया जाता है और इनको सनलाइट से दूर रखा जाता है। ठीक है, अगर इन पर सनलाइट पड़ेगी, अगर लाइट अंदर चली गई तो वो अंदर रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर देखी थी। आपका जो एथेनॉल है इसके साथ अगर हम फॉस्जीन, मतलब जो आपकी फॉस्जीन गैस है, ठीक है ना, जो हमारी फॉस्जीन गैस अभी बनी थी एयर के कांटेक्ट में आने से क्लोरोफॉर्म में, अगर उसमें हम अल्कोहल कुछ मिला देते हैं, अल्कोहल की कुछ बूंदें मिला देते हैं तो उसकी जो जहरपन तो उसके अंदर जो था, विषाक्तता थी, वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और ये डाईएथाइल जो है कार्बोनेट बना देगा, जिससे ये क्या होगा, जहरीली नहीं होगी। तो इसकी जहर को बचाने के लिए भी हम यहाँ पर क्या है, अल्कोहल का यूज़ करते हैं। दूसरा हमने इसमें देखा कि अगर क्लोरोफॉर्म को रिडक्शन किया जाए तो यहाँ पर हमें डाइक्लोरोमीथेन प्राप्त होता है। ठीक है, अगर हम इसका अधिक मात्रा में इसको करते हैं यानी जिंक चूर्ण और वाटर के प्रेजेंस में इसका रिडक्शन करते हैं तो हमारे पास फिर से मेथेन भी यहाँ पर प्राप्त होता है। हाइड्रोलिसिस हमने देखा कि जब अल्कोहलिक KOH के साथ इसे उबाला जाता है तो ये पोटेशियम फॉर्मेट बनाता है। तो आपको ध्यान रखना है बेटा कि जो आपका अल्कोहलिक KOH होता है वो हमेशा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस देता है। ठीक है, तो ये क्या कर देगा, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन करेगा तो पहले अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल से आपका फॉर्मिक एसिड बनेगा और पोटेशियम फॉर्मेट बनेगा उसके आगे। ठीक है ना, तो ये चीज़ मैंने आपको कल बता दी थी। क्लोरीनेशन हमने देखा कि अगर क्लोरोफॉर्म का क्लोरीनेशन करते हैं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। नाइट्रेशन देखा तो जब अगर हम क्लोरोफॉर्म का नाइट्रेशन करते हैं तो आपके पास हमारे पास क्लोरोपिक्रीन बनता है। क्या बनता है, क्लोरोपिक्रीन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नाइट्रेशन यानी क्लोरोफॉर्म का अगर हम नाइट्रेशन करें यानी नाइट्रिक एसिड का हम इसका रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्लोरोपिक्रीन प्राप्त होता है। कार्बेलेमिन रिएक्शन हमने इसमें देखी। कार्बेलेमिन में हमने देखा कि जब कोई भी एनिलीन है उसकी रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म के साथ कर रहे हैं अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, तो वहाँ पर मेरे पास क्या है, फिनाइल आइसोसाइनेट बन रहा है जिसको हम फिनाइल कार्बोलेमिन कहते हैं। और वहीं अगर मैं एथिलेमिन की बात करूँ तो एथिलेमिन को अगर हम क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करेंगे अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, उससे गर्म किया जाता है तो यहाँ पर हमारे पास एथिल आइसोसाइनेट बनेगा। तो अगर फेनिल ग्रुप यानी एरोमेटिक रिंग के साथ करेंगे तो फिनाइल आइसोसाइनेट बनेगा और अगर एथिलेमिन के साथ करेंगे तो एथिल आइसोसाइनेट बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी को हम जो है फिनाइल कार्बोलेमिन या एथिल कार्बोलेमिन कहते हैं। तो कार्बोलेमिन अभिक्रिया में हमारे पास क्या है, कार्बोलेमिन प्रोडक्ट बन रहा है।
फिनाइल की बात करें, फिनाइल के साथ करेंगे तो एनिलीन के साथ करेंगे तो फिनाइल कार्बोलिमीन बनेगा, और एथिलेमाइन के साथ करेंगे तो एथिल आइसोसाइनाइड बनेगा। तो ये मैंने आपको बता देता, ठीक है। डिहेलोजिनेशन हमने किया था, जब हम किसी भी मेटल के साथ में जो है आपका क्लोरोफॉर्म का क्या करेंगे, डिहेलोजिनेशन करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, एथाइन प्राप्त होता है, जिसे हम एसिटिलीन कहते हैं, और इसी का यूज़ हम जो है फलों को पकाने के लिए भी करते हैं। एसीटोन के साथ अगर इसका कंडेंस करें, ठीक है ना, तो अगर एसीटोन से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, एसीटोन से रिएक्ट करने पर हमें जो है क्लोरीटोन प्राप्त होता है। क्या होता है, क्लोरीटोन प्राप्त होता है। ये मैंने आपको कल बता देता। रीमर-टीमर रिएक्शन हमने इसमें बताई, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसमें जब क्लोरोफॉर्म को हम फिनोल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साथ अगर हम 340 केल्विन ताप पर इसे गर्म करें तो हमारे पास यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड या सैलिसिलिडिहाइड बनता है। तो आपको ध्यान रखना है कि रीमर-टीमर रिएक्शन में बनता क्या है, तो यहाँ पर आपका सैलिसिलिडिहाइड ही बनता है या 2 हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड यहाँ पर हमारे पास जो है वो बन जाता है, ठीक है। जब हम फिनोल को क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करके मेटलिक हाइड्रोक्साइड के साथ इसको गर्म करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो है सैलिसिलिहाइड बन जाता है। क्लोरोफॉर्म के यूजेस हमने देखे, ठीक है, ये मैंने आपको कल बता दिया था। ये एक विलायक के रूप में काम करता है, इसमें तेल, वसा, रबर, रेजिन सब इसमें क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, ठीक है, घुल जाता है। इससे हम क्लोरोपिक्रीन, क्लोरीटोन आदि जो भी हमने यहाँ पर बनाए हैं वो सब हम यूज़ कर सकते हैं, औषधि के रूप में इसको यूज़ करते हैं। तो आज के इसमें पढ़ते हैं हम ट्राइआइडो, ठीक है, ट्राइआइडोफॉर्म। तो ट्राइआइडोफॉर्म में आपको क्या देखना है बच्चों, सबसे पहले तो ट्राइआइडो मतलब यानी एक मीथेन के जो 3 हाइड्रोजन है, वो 3 हाइड्रोजन जो है 3 आयोडीन यानी आपकी जो है आयोडीन जो एलिमेंट है, ठीक है, एटम है, उनसे क्या हो जाएंगे, प्रतिस्थापित हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 3 आयोडीन एटम जो है उनसे क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन एटम जो है वो प्रतिस्थापित होगा, तो आपके पास क्या है, आयोडोफॉर्म प्राप्त हो जाएगा। जैसे CH-Cl3 बन रहा था वैसे यहाँ पर CHI3 बनेगा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं आयोडोफॉर्म, और इसका यूज़ जो है हम औषधि, रासायनिक उद्योगों में कई प्रकार के उपयोग इसका किया जाता है, ठीक है, औषधियों के रूप में भी किया जाता है और केमिकल इंडस्ट्रीज़ में भी इसका प्रयोग किया जाता है आयोडोफॉर्म का। अब कैसे कैसे आयोडोफॉर्म को बनाया जाता है, सबसे पहले प्रोसेस तो सेम ही है जैसे ऊपर हो रही थी प्रोसेस, ठीक है। तो आयोडोफॉर्म एथेनॉल और प्रोपेनॉल की क्रिया क्षार तथा आयोडीन के साथ कराकर हम यह अभिक्रिया करते हैं। तो इस अभिक्रिया को कहा जाता है हेलोफॉर्म रिएक्शन। क्या कहा जाता है, तो हेलोफॉर्म। तो आपको ध्यान रखना है कि हेलोफॉर्म रिएक्शंस क्या होती है। तो आयोडोफॉर्म बनाने की क्रिया जो रिएक्शंस होती है उसे हम हेलोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं, और इसमें आपका एथेनॉल और प्रोपेनॉल का यूज़ किया जाता है, जिसमें हम क्षार, ठीक है, यानी कोई भी बेस या आयोडीन के साथ उसकी रिएक्शन करते हैं तो आपका हमारे पास जो है आयोडोफॉर्म प्राप्त हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है, आयोडोफॉर्म का निर्माण, ठीक है। उसके लिए इसमें क्या किया जाता है, एथेनॉल या प्रोपेनॉल के साथ किसी भी आयोडीन की रिएक्शन या किसी भी बेस की रिएक्शन अगर करते हैं तो हमारे पास जो है आयोडोफॉर्म प्राप्त होता है। कैसे कैसे प्राप्त हो रहा है आगे देखो। एथेनॉल, एथिल अल्कोहल की बात करें बच्चों, तो एथिल अल्कोहल में आपको ध्यान रखना है कि एथेनॉल को NaOH या Na2CO3 यानी सोडियम डाइसोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी प्रेजेंस में जब हम आयोडीन के साथ क्या है एथेनॉल को गर्म करते हैं, कितने डिग्री, लगभग 60 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम उसे गर्म करते हैं, किसको, एथेनॉल को आयोडीन के साथ गर्म किया जाता है, किसकी प्रेजेंस में, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड या डाइसोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना। ये एक प्रकार के बेस है, अगर इनकी प्रेजेंस में हम ये रिएक्शंस करते हैं तो आपके पास क्या, हमारे पास आयोडोफॉर्म प्राप्त होता है। अब देखो कैसे कैसे हुआ। सबसे पहले जो आपके रिएजेंट है ये आपके क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे किसके साथ, आयोडीन के साथ। तो जब भी मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, उसके साथ मैंने I2 की रिएक्ट किया तो मेरे पास सोडियम हाइपो आयोडाइड बना। क्या बना, सोडियम हाइपो आयोडाइड बना, ठीक है, जिसे हम सोडियम ऑक्सीहाइड्राइड भी कहते हैं या सोडियम हाइपोआयोडाइड हम इसे कहेंगे। सोडियम हाइपोआयोडाइड प्लस यहाँ पर NaI यानी सोडियम आयोडाइड और वाटर क्या है, बाहर निकल जाएगा। सेम जैसे हम किस में कर रहे थे, आपका क्लोरोफॉर्म में किया था, ठीक है। इसके बाद जब मेरे पास सोडियम हाइपोआयोडाइड बन जाएगा तो ये सोडियम हाइपोआयोडाइड जो है ये एथेनॉल के साथ यानी अल्कोहल जो मेरा था उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, एथेनॉल बनाएगा यानी एसिटाल्डिहाइड बनाएगा। क्या बनाएगा, एसिटाल्डिहाइड बनाएगा। अब ये एसिटाल्डिहाइड जो है यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये जो आपका सोडियम हाइपोआयोडाइड है ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस करेगा, ठीक है ना। तो एथेनॉल का यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन होने पर यहाँ पर हाइड्रोजन रिलीज होगा और हाइड्रोजन रिलीज होने के बाद यहाँ पर क्या है, एथेनॉल प्राप्त होगा यानी एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होगा। अब ये जो एसिटाल्डिहाइड आपके पास प्राप्त हुआ, तीसरे स्टेप में क्या हो रहा है, तीसरे स्टेप में जो एसिटाल्डिहाइड है ये फिर से सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ रिएक्ट करके आपका जो है ट्राइआयोडो एसिटाल्डिहाइड बनाएगा। क्या बनाएगा, ट्राइआयोडो एसिटाल्डिहाइड। और यहाँ पर इसने क्या किया
यहाँ पर इसने क्या किया, आयोडीनीकरण किया। इसने क्या किया, आयोडीनीकरण किया, यानी यहाँ पर जो है आयोडीन आपके पास जो है वो ऐड हो जाएगा किसमें, एसिटाल्डिहाइड के, यानी हाइड्रोजन को यहाँ पर क्या करेगा, रिमूव करेगा। जो सोडियम हाइपोआयोडाइड का जो आयोडीन ग्रुप है वो रिमूव करेगा आपके 3 हाइड्रोजन एटम को, किससे, एथेनॉल यानी एसिटाल्डिहाइड से, और हमारे पास क्या बन जाएगा आपका ट्राईआयोडो एसिटाल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ट्राईआयोडो एसिटाल्डिहाइड यहाँ पर मिल जाएगा। तो जैसे ही ये ट्राईआयोडो एसिटाल्डिहाइड यहाँ पर मिला, इसके बाद हमने इसका क्या किया, इसका हमने क्या कर दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका क्या कर दिया, जल अपघटन कर दिया, यानी हाइड्रोलिसिस कर दिया। तो अब इसका जो है ट्राईआयोडो जो एसिटाल्डिहाइड हमारे पास था, इसको हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको क्या कर दिया, हमने हाइड्रोलिसिस कर दिया। इसका क्या कर दिया, हाइड्रोलिसिस कर दिया। तो हाइड्रोलिसिस का मतलब यहाँ पर जो है मेरे पास वाटर का फॉर्म जो है बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर मेरे पास क्या बन जाएगा, आयोडो फॉर्म प्राप्त होगा। क्या होगा, आयोडो फॉर्म प्राप्त होगा। तो यहाँ से NaOCHO यानी HCOONA, यहाँ पर हमारे पास क्या है, सोडियम फॉर्मेट आपका जो है यहाँ से बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, तो HCONA बाहर निकलेगा और आयोडोफॉर्म मेरे पास के यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर समझ गए होंगे किस तरीके से यहाँ पर मेरा आयोडोफॉर्म बना। एक बार ध्यान से देखना। सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड था इसको हमने आयोडीन के साथ रिएक्ट किया, सोडियम हाइपोआयोडाइड बना। सोडियम हाइपोआयोडाइड को साथ हमने एथेनॉल को मिक्स किया, तो मेरे पास एथेनॉल एसिटाल्डिहाइड बना। यहाँ पर इसने क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया। फिर जैसे ही मेरे पास आपका एथेनॉल बना यानी एसिटाल्डिहाइड बना, तुरंत मैंने इसका सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ रिएक्ट किया। जैसे ही मैंने इसको सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ रिएक्ट किया तो इसने क्या कर दिया, आयोडीनीकरण कर दिया, यानी आपके हाइड्रोजन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। किसने, आयोडीन ने। तो मेरे पास बना आपका ट्राईआयोडो एसिटाल्डिहाइड, और जैसे ही ट्राईआयोडो एसिटाल्डिहाइड बना, इसको मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स किया, तो मेरे पास क्या है, आयोडो फॉर्म प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इस पूरी रिएक्शन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इस पूरी रिएक्शन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। एक ही रिएक्शन में अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको कह सकता हूँ कि जब मैं एथेनॉल की अभिक्रिया, ठीक है ना, आयोडीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में इसको हीट करता हूँ तो मेरे पास आयोडो फॉर्म प्राप्त होता है, सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है, Na और 5H2, इस तरीके से मेरे पास प्रोडक्ट प्राप्त होगा। ठीक है ना, तो CH3CH2OH यानी एथेन एल्कोहल जो आपके पास है, इसका मैंने क्या किया, आयोडीन के साथ रिएक्ट किया। किसकी प्रेजेंस में किया, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में किया। ठीक है ना, या मैंने क्या कहा था, डाई सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, दो में से कोई सी बेस हम ले सकते हैं। ठीक है ना, तो बेस के साथ इसके रिएक्ट करने हैं। तो मैंने यहाँ पे बेस लिया था सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ मैंने इसको हीट किया तो मेरे पास आयोडोफॉर्म प्राप्त हुआ। आयोडोफॉर्म प्राप्त हुआ और सोडियम फॉर्मेट मेरे पास प्राप्त हुआ। बाकी जो बचे वो सब बाहर निकल जाएंगे। रिएक्शन को बैलेंस कर लें। आगे बढ़ते हैं सोडियम कार्बोनेट। ठीक है ना, तो मैंने क्या कहा था, सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम डाई सोडियम कार्बोनेट भी कह रहे थे। ठीक है ना, अगर मैं सोडियम कार्बोनेट के साथ इसकी रिएक्ट करता हूँ तो सेम प्रोसेस होगी, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो इसमें भी क्या है, अल्कोहल के साथ जब आयोडीन की रिएक्ट करी, ठीक है ना, किसकी प्रेजेंस में, सोडियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में, तो मेरे पास यहाँ पर जो है आयोडोफॉर्म प्राप्त हुआ, सोडियम फॉर्मेट प्राप्त हुआ। अब बाकी जो बचा वो सब मेरा बाहर निकल जाएगा। तो आपको ध्यान क्या देना है कि जब भी मैं अल्कोहल की रिएक्शन आयोडीन के साथ उसको गर्म कर रहा हूँ, किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में। ठीक है ना, अब वो बेस क्या हो सकता है, आपका NaOH भी हो सकता है और Na2CO3 भी हो सकता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, सोडियम कार्बोनेट भी हो सकता है। जब मैं सोडियम कार्बोनेट के साथ उसको गर्म करूंगा तो मेरे पास आयोडोफॉर्म प्राप्त होगा और सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होगा। तो इन दोनों प्रोडक्ट के अलावा जो कुछ भी बच जाएगा वो सारा क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये तो एल्कोहल था। अगर मैं एसीटोन्स के साथ रिएक्ट करता हूँ, एसीटोन में भी सेम है। अगर मैं किसी भी एसीटोन की रिएक्शन क्या है, बेस की प्रेजेंस में आयोडीन के साथ अगर इसकी रिएक्ट करता हूँ या उसको गर्म करता हूँ आयोडीन के साथ में, तो मेरे पास आयोडोफॉर्म का निर्माण हो जाता है। सेम प्रोसेस है, जैसे हम अल्कोहल में कर रहे थे वैसे यहाँ पर भी प्रोसेस हो रही है, बट वहाँ पर हम अल्कोहल देख रहे थे, यहाँ पर हम एसीटोन देख रहे हैं। ठीक है ना, प्रोपेनॉन। तो प्रोपेनॉन को किसी भी बेस के साथ यानी NaOH हो सकता है, Na2CO3 होती है यानी सोडियम कार्बोनेट हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, उसकी प्रेजेंस में अगर हम आयोडीन के साथ इसको गर्म करते हैं तो मेरे पास आयोडोफॉर्म प्राप्त होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करने के लिए हम अभिक्रिया देखते हैं। क्या क्या है आपके पास, NaOH आयोडीन के साथ क्रिया करके सोडियम हाइपोआयोडाइड बनाएगा। ठीक है, सिंपल से ऊपर भी बना था हमारा, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने आयोडीन के साथ रिएक्ट किया तो मेरे पास सोडियम हाइपोआयोडाइड बना। ठीक है, Na बाहर निकला, H2O बाहर निकला, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे प्रोसेस में हमने वहाँ अल्कोहल के साथ सोडियम हाइपोआयोडाइड की रिएक्ट किया था। यहाँ पर हम एसीटोन के साथ में क्या करेंगे, सोडियम हाइपोआयोडाइड की रिएक्ट करेंगे। ठीक है, जो मेरे पास यहाँ पे सोडियम हाइपोआयोडाइड बना, इसकी रिएक्शन की मैंने यहाँ पर एसीटोन के साथ में। ठीक है, वहाँ हम अल्कोहल के साथ कर रहे थे, यहाँ हम सोडियम
हाइपोआयोडाइड की रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, एसीटोन के साथ में। तो जैसे ही मैंने इसको एसीटोन के साथ रिएक्ट किया तो मेरे पास यहाँ पे ट्राईआयोडो एसीटोन बन गया। क्या बन गया, ट्राईआयोडो एसीटोन कर दिया। क्यों, क्योंकि इसने डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर दिया, आयोडीनीकरण कर दिया। वहाँ पर ये क्या कर रहा था, वहाँ पर हमने पहले क्या बनाया, एथेनॉल बनाया था, उसका ऑक्सीडेशन किया था। परंतु यहाँ पर जो है NaOH यानी सोडियम हाइपोआयोडाइड है, इसने डायरेक्टली क्या कर दिया, यहाँ पर आयोडीनीकरण कर दिया। यानी इसका जो अल्फा कार्बन था एसीटोन का, ठीक है, उसका अल्फा हाइड्रोजन जो है उसको रिमूव कर दिया किसने, आपका सोडियम हाइपोआयोडाइड के आयोडीन ग्रुप ने। ठीक है, तो जैसे ही इसने इसको आयोडीनीकरण किया तो मेरे पास यहाँ पे ट्राईआयोडो एसीटोन प्राप्त हो गया। और फिर ट्राईआयोडो एसीटोन का फिर से मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में इसको हाइड्रोलिसिस किया, और वहाँ पे हमने लास्ट में हाइड्रोलिसिस किया था। तो जब भी मैंने इसका हाइड्रोलिसिस किया ट्राईआयोडो एसीटोन का किसकी इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जिसको मैंने जो हाइड्रोलिसिस किया यानी जल अपघटन किया, तो मुझे यहाँ पर क्या आयोडो फॉर्म प्राप्त हुआ और सोडियम एसीटेट प्राप्त हुआ। वहाँ पर मेरे पास क्या हो रहा था, सोडियम फॉर्मेट प्राप्त हो रहा था, परंतु यहाँ पर मेरे पास क्या सोडियम एसीटेट प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, सोडियम एसीटेट और आयोडो फॉर्म प्राप्त होगा। इस पूरी प्रोसेस को अगर मैं देखूँ, इस पूरी प्रोसेस को अगर मैं एक ही समीकरण में लिखूँ, तो मैं ऐसा भी इसको लिख सकता हूँ कि जब मैं एसीटोन की रिएक्शन, ठीक है, आयोडीन के साथ इसको गर्म कर रहा हूँ, किसकी प्रेजेंस में, आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम कार्बोनेट के प्रेजेंस में अगर मैं इसको रिएक्ट कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या बनता है, आयोडो फॉर्म बनता है। क्या बनता है, आयोडो फॉर्म बनता है। अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड करूँगा तब भी मेरे पास आयोडो फॉर्म बनेगा, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करूँगा तो भी मेरे पास क्या बनेगा, आयोडो फॉर्म बनेगा। सोडियम एसीटेट मेरे दोनों इसमें बनेंगे, बाकी जो बचे वो सारे के सारे क्या निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरीके से ये रिएक्शन है। तो पूरी रिएक्शन को आप एक प्रोसेस में लिख सकते हो, एक ही लाइन में अगर आपको रिएक्शन लिखनी है तो इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है ना, इसकी अगर मैकेनिज्म करनी है तो किस तरीके से ये हुई है रिएक्शन, तो आप इस तरीके से ये इसकी मैकेनिज्म हो जाएगी। यहाँ से ये जितना भी आपको दिख रहा है ये सारी आपकी क्या हो जाएगी, मैकेनिज्म हो जाएगी। ठीक है ना, NaOH आयोडीन के साथ जब हमने मिक्स किया, यहाँ से 1 से लेकर 3 पॉइंट तक जो भी आपकी रिएक्शन है ये सारी आपकी क्या हो जाएगी, इसकी जो है मैकेनिज्म हो जाएगी, और ये आपकी जो है मेन रिएक्शंस हो जाएगी। ये आपको भी लिखना है। ठीक है, ये मेन रिएक्शन जो आपको लिखनी है कि किस तरीके से, अगर इसका संपूर्ण रूप से अगर मैं एक ही इसमें लिखूँ तो कैसे लिखूँगा। ठीक है बच्चों, जो यहाँ पर नोट्स आपको दिख रहे हैं यही नोट्स आपने उतार देना है। ठीक है ना, अपनी कॉपी में। अगला हम बात करते हैं आयोडोफॉर्म की फिजिकल प्रॉपर्टी की। अब आयोडोफॉर्म का यूज़ कहाँ पर होता है, सबसे पहले बात तो ये क्या है, एक प्रकार का पीला क्रिस्टल होता है। ठीक है ना, येलो क्रिस्टलाइन होता है, जिसका जो गलनांक होता है यानी आपका जो बॉइलिंग, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 392 केल्विन होता है। अब सॉलिड है, सॉलिड तो वेपर बनेगा नहीं ना, सॉलिड जो है बॉयल भी होता नहीं है, तो सॉलिड क्या होगा, मेल्ट ही तो होगा। तो अगर ये जो है सॉलिड क्रिस्टल है, ठीक है ना, येलो कलर का सॉलिड क्रिस्टल है, तो इसका क्या होगा, गलनांक ही होगा यानी मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है कितना होता है, 392 केल्विन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी अगर गंध की बात करें यानी इसकी स्मेल करें तो ये बड़ी अप्रिय होती है, यानी कोई अच्छी गैस नहीं होती है। ठीक है, विशिष्ट और अप्रिय होती है। ये जल में अविलय होते हैं, ठीक है, नॉन सॉल्युबल होते हैं, परंतु एथिल अल्कोहल तथा ईथर में क्या होते हैं, ये विलय होते हैं। तो आपकी जो आयोडोफॉर्म होते हैं ये जल में अविलय होते हैं। ठीक है ना, यानी ये जल के साथ में सॉल्युबल नहीं होते हैं। और एथिल अल्कोहल और ईथर यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके जो होते हैं उनके साथ में क्या हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो बेटा सबसे पहले आपको स्टेबिलिटी इसकी ध्यान रखनी है कि इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है आयोडोफॉर्म की। तो आयोडोफॉर्म को गर्म करने पर आयोडीन की वाष्प जो है प्राप्त होती है। वायु, अगर आयोडोफॉर्म को मैं गर्म करता हूं तो उससे मुझे आयोडीन की वाष्प मिलेगी, यानी उसकी जो गैस मुझे है वहाँ पर मिलेगी आपको। वायु, नमी तथा प्रकाश की उपस्थिति में आयोडोफॉर्म का अपघटन होता है। ठीक है, अगर मैं इसको एयर या नमी के प्रेजेंस में रखूँ या सनलाइट की प्रेजेंस में रखूँ तो इसका क्या हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा, यानी और इसमें टूट जाएगा। तो इसलिए मुक्त आयोडीन के बनने के कारण आयोडोफॉर्म जो है एंटीसेप्टिक इफेक्ट के रूप में दर्शाता है। तो ठीक है, जैसे ये अपघटन होगा इसका तो ये मुक्त आयोडीन के रूप में रिलीज़ होगा, तो जो फ्री आयोडीन के रूप में रिलीज़ होगा। तो इसलिए ही इसी प्रॉपर्टी के कारण इसको क्या करते हैं, एंटीसेप्टिक इफेक्ट के रूप में भी हम इसको काम करते हैं। ठीक है, अगला इसका जो है रिडक्शन की बात करें तो अगर मैं आयोडोफॉर्म का रिडक्शन करता हूँ लाल फास्फोरस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है ना, तो जब आयोडोफॉर्म को लाल फास्फोरस और आयोडिक एसिड के प्रेजेंस में जब हम इसको जो है इसका रिडक्शन करते हैं, किसका, आयोडोफॉर्म का, तो मेरे पास जो है मैथिलीन आयोडाइड प्राप्त होता है। क्या होता है, मैथिलीन आयोडाइड, या हम इसको कह सकते हैं डाईआयोडोमीथेन। तो जब CH3 को जब मैं इसको रिडक्शन करूंगा तो वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, जिंक और HI का हो रहा था।
ठीक है ना, जब हम इसको रिडक्शन कर रहे थे, यहाँ पर जो है लाल फास्फोरस यानी P4, लाल फास्फोरस का फॉर्मूला होता है P4 और हाइड्रो आयोडिक एसिड होता है HI। तो जब आपका जो है P4 और HI की प्रेजेंस में जब मैं इसका आयोडो फॉर्म का रिडक्शन करूँगा तो मेरे पास जो है डाईआयोडो मीथेन प्राप्त होता है, यानी मेथिलीन आयोडाइड प्राप्त होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मेथिलीन आयोडाइड कैसे प्राप्त होगा, तो रिडक्शन करना पड़ेगा हमें आयोडो फॉर्म का। हाइड्रोलिसिस की बात करूं, अगर मैं यहाँ पर इसका हाइड्रोलिसिस करता हूँ, ठीक है ना, तो आयोडो फॉर्म किसकी प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करेगा, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी एल्कोहलिक KOH जो है इसकी प्रेजेंस में इसको मैंने क्या कर दिया, हाइड्रोलिसिस कर दिया, किसका, आपका आयोडो फॉर्म का। तो जैसे ही मैं इसका हाइड्रोलिसिस करूँगा तो ये क्या बना देगा, आपका फॉर्मिक एसिड में जलगठित होगा और जो आपका जो है पोटेशियम फॉर्मेट का निर्माण कर देता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, सेम ऊपर भी हमने यहाँ पर हाइड्रोलिसिस देखा था, KOH के साथ जब रिएक्ट किया था तो सबसे पहले इसने क्या बनाया था, आयोडो फॉर्म बनाया। आयोडो फॉर्म की जो आई है ये सारे के सारे क्या हो गए, बाहर निकल गए, किसके साथ, पोटेशियम के साथ, और जितने भी बचा तो अब मेरे पास यहाँ पर क्या बच गया, मेथनोइक एसिड, क्या बच गया। अच्छा बच्चों, यहाँ पर जो है आप इसको आई नहीं है, ये OH है, ठीक है ना, तो आई की जगह पर ये इस तरीके से बच्चों प्रोसेस, ये आपका जो है ये बना है H, ठीक है ना। अब आई तो कौन ले गया, पोटेशियम ले गया, ठीक है, बट इस आई की जगह पर आपको क्या लिखना है, OH लिखना है, ये OH होगा और ये भी आपका क्या होगा, OH। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो अस्थायी वाला जो यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है तो ये वाला प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो CH और 3 इसमें OH हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आई नहीं है इसमें, आई आपको हटा देना है, ये आई नहीं है, ये क्या है, OH है, क्या है ये, OH है, 3 बॉन्ड OH के बनेंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद H2O यहाँ से बाहर निकलेगा, जैसे सेम हम ऊपर कर रहे थे, होगा क्या कि ये H बना, ठीक है ना, ये C बना, यहाँ पर OH ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पर फिर OH ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पर फिर OH ग्रुप जुड़ा है। इसमें से क्या हो गया, एक OH और एक इसका H जो है ये आपका रिमूव हो गया वाटर के फॉर्म में, और इस ऑक्सीजन ने क्या कर दिया, डबल बॉन्ड बना दिया और एक OH इसके साथ में रहेगा। तो ये इस तरीके से मेथनोइक एसिड बनेगा, ये बना देगा आपका CH, ठीक है ना, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड में OH, ठीक है ना। तो एक HCOOH इस तरीके से एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो इससे हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड। तो HCOH जो होता है वो क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है ना। और आपका क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड, फिर से इसको हम एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बना देगा, पोटेशियम फॉर्मेट बना देगा, ठीक है ना। क्या बनाएगा, H भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, K जुड़ जाएगा, क्योंकि H कहाँ चल जाएगा, KOH का जो H था, ठीक है ना, उस H के साथ ये वाला OH जो है ये रिएक्ट करके वाटर बाहर निकाल देगा और K आपका जो है यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है ना, वो K यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो ये इस तरीके से क्या बनेगा, पोटेशियम फॉर्मेट बना देगा। ये रिएक्शन आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर देने हैं। अगला है बच्चों आपका कार्बेलामीन अभिक्रिया, क्या है, कार्बेलामीन अभिक्रिया। अब कार्बेलामीन अभिक्रिया में क्या है, यहाँ पर हम देखो कार्बेलामीन है तो हम एमीन की रिएक्शन करेंगे इसमें, ठीक है ना। तो एनिलीन यानी अगर हम एरोमेटिक रिंग की बात करें तो उसको हम एनिलीन कहते हैं, C6H5NH2। तो C6H5 कैसे बनेगा, ये बना है आपका बेंजीन रिंग, ठीक है ना, इसके ऊपर क्या जुड़ गया, ये NH2। तो C6H5NH2 ये आपका बेंजीन रिंग एरोमेटिक रिंग पे जो एमीन ग्रुप जुड़ा होता है तो उसे हम एनिलीन कहते हैं, ठीक है। तो 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन इसको कहते हैं। जब इसके रिएक्शंस में आयोडो फॉर्म के साथ करूँगा, ठीक है ना, क्या करूँगा, आयोडो फॉर्म के साथ में जब इसे गर्म करता हूँ एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में, क्या करता हूँ, एल्कोहलिक KOH के रूप में प्रेजेंस करता हूँ। तो मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन का काम करता है। जो एल्कोहलिक KOH है वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन का काम करेगा। तो जैसे ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा यानी हाइड्रोजन को रिमूव करेगा यहाँ से, तो NH2 के दोनों हाइड्रोजन जो है यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और आयोडो फॉर्म के जो आयोडीन है वो आपके जो है पोटेशियम के साथ रिमूव हो जाएंगे और जो H है वो आपका H2O वाटर बना के बाहर निकल जाएगा। अब जो मेरे पास बचा वो क्या बच जाएगा, मेरे पास C6H5N और C, ठीक है। तो NH2 के ये 2 H आपके बाहर निकल गए, ठीक है, और CHI3 का ये H जो है आपका वाटर बना के बाहर निकल गया और आपका जो I है ये तीनों I आपके K के साथ बाहर निकल गए, ठीक है ना। तो अब मेरे पास क्या बचा, यहाँ से यहाँ N बचा और यहाँ क्या बचा, C, और इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बना के फिनाइल आइसोसाइनाइड बना देते हैं। क्या बनाते हैं, फिनाइल आइसोसाइनाइड, जिसको हम फिनाइल कार्बोलामीन भी कहते हैं। और यही हमने ऊपर जो है क्लोरोफॉर्म में भी देखा। अगर मैं मेथनामीन की बात करूँ तो यानी 1 एलिफेटिक एमीन की बात करूँ, अगर इसको मैं आयोडोफॉर्म के साथ जो है एल्कोहलिक KOH के प्रोसेस में गर्म करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास मैथिल आइसोसाइनाइड बन जाएगा, यानी मैथिल फिनाइल कार्बोलामीन बन जाएगा। क्या बनेगा,
मिथाइल कार्बेलामीन, फिनाइल नहीं है ये, ठीक है, इसको फिनाइल काट देना बच्चों यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर मिसप्रिंट है, ये मैथिल कार्बेलामीन बनेगा, क्या बनेगा, मैथिल कार्बेलामीन बनेगा, या हम इसको मैथिल आइसोसाइनाइड कह सकते हैं, ठीक है। फिनाइल कार्बेलामीन जो है ये वाला बनेगा, जब हम एनिलीन की रिएक्शन करेंगे तो फिनाइल कार्बेलामीन, और जब एलिफेटिक एमीन की बात करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास जो है मैथिल कार्बेलामीन प्राप्त होगा, या मैथिल आइसोसाइनाइड जिसको हम कहते हैं, ठीक है, ये प्राप्त होगा। ओके बच्चों, उम्मीद है इतना समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं डीहैलोजिनेशन। अगर मैं आयोडोफॉर्म का क्या करता हूँ, डीहैलोजिनेशन करता हूँ। डीहैलोजिनेशन कैसे होगा, यानी अगर मैं सिल्वर चूर्ण के साथ में आयोडोफॉर्म की रिएक्ट करता हूँ, क्या करता हूँ, आयोडोफॉर्म के मैंने 2 मॉलिक्यूल लिए, ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, सिल्वर के साथ रिएक्ट किया, तो मेरे पास एथाइन या एसिटिलीन प्राप्त हो। वहाँ पर भी मेरे पास एथाइन और एसिटिलीन प्राप्त हो रहा था। वो क्या रहा था कि ये CH था और इसमें आपके जो है 3 आयोडीन ग्रुप जुड़े हुए थे, ठीक है, 3 आयोडीन ग्रुप जुड़े हुए थे, और इधर से आपका Ag है, ठीक है ना, 6 Ag है, और प्लस आपका जो है यहाँ से भी आपके I और I, ये तीनों के तीनों क्या है, मैथेन के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये तीनों I और ये तीनों I Ag के साथ, ये 6 के 6 I से Ag के साथ बाहर निकल के 6 Ag I बचेगा, क्या यहाँ CH बचेगा, यहाँ CH बनेगा, और ये तीनों क्या कर देंगे, इसके बीच में बॉन्ड बना देंगे। तो इन्होंने क्या बना दिया, एथाइन बॉन्ड बना दिया, क्या बना दिया, एथाइन एंड एसिटिलीन बॉन्ड बना दिया। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आयोडोफॉर्म का मैं जो डीहैलोजिनेशन करूँगा तो मेरे पास एथाइन प्राप्त होता है, और वहाँ पे क्लोरोफॉर्म का जब मैं डीहैलोजिनेशन कर रहा था तो वहाँ पर मेरे पास क्या है, वहाँ पर मुझे एथाइन ही प्राप्त हो रहा था। सिल्वर नाइट्रेट है, इसके साथ अगर मैं रिएक्शन करूँगा तो क्या होगा, अगर मैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ, वहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट करने पर हमें क्या, क्लोरोपिक्रेट प्राप्त हो रहा था, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा आपके पास, सॉरी ठीक है ना, वहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा था, मेरे पास क्लोरोपिक्रीन प्राप्त हो रहा था, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट में आयोडोफॉर्म और अल्कोहलिक सिल्वर नाइट्रेट के साथ अगर मैं इसको गर्म करता हूँ तो सिल्वर आयोडाइड का पीला रंग मेरे पास मिलता है, क्या बनता है, सिल्वर आयोडाइड का मेरे पास पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, और यह जो है व्यवहार क्लोरोफॉर्म से भिन्न होता है, जो सिल्वर नाइट्रेट के साथ अवक्षेप नहीं बनाता है। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ, वहाँ पर मेरे पास क्या बन रहा था, जब मैं क्लोरोफॉर्म को सिल्वर नाइट्रेट के साथ गर्म कर रहा था तो वहाँ पर मुझे पास क्लोरोपिक्रीन प्राप्त हो रहा था, क्या हो रहा था, क्लोरोपिक्रीन प्राप्त हो रहा था मेरे पास। और यहाँ पर जब मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे पास जो है आयोडोफॉर्म के साथ में जब सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन कर रहा हूँ तो मेरे पास एक सिल्वर आयोडाइड का यानी AgI का मेरे पास एक पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त हो रहा है, जो कि क्लोरोफॉर्म्स में नहीं हो रहा था, ठीक है ना। तो उससे ये थोड़ा सा भिन्न है, और जो जो आयोडोफॉर्म है वो इसके साथ में कोई अवक्षेप क्लोरोफॉर्म जो है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्या है, कोई भी अवक्षेप नहीं बनाता है, ठीक है, वो रिएक्शन करते हैं और क्लोरोपिक्रीन मेरे पास वहाँ पे प्राप्त होता है। आयोडोफॉर्म के उपयोग की बात करें बच्चों, तो उपयोग किस तरीके से होगा, आयोडोफॉर्म का उपयोग जो है हम कहाँ करते हैं, एक तो घावों की पट्टी करने में एंटीसेप्टिक के रूप में ये काम करता है, ठीक है, कहीं पर भी आपकी चोट लगी तो वहाँ पर मुझे पट्टी करनी है तो वहाँ पर एंटीसेप्टिक के रूप में जो है आयोडोफॉर्म को लगाया जाता है, ठीक है। दवाई जहाँ पर देखो आपको चोट लगी है तो वहाँ पर एक दवाई लगाता है डॉक्टर, वही आपका जो है आयोडोफॉर्म होता है, क्या होता है, आयोडोफॉर्म, उसको वहाँ पर लगाया जाता है ताकि आयोडीन मुक्त होने के कारण यह एंटीसेप्टिक क्या है, गुण दर्शाए, ठीक है। तो यहाँ से जब आयोडीन निकलती है तो ये एंटीसेप्टिक का यूज़ करता है, ठीक है। तो आपका जो है आयोडोफॉर्म का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, एंटीसेप्टिक के रूप में, और क्लोरोफॉर्म का प्रयोग कहाँ किया जा रहा था, आपका निश्चेतक के रूप में किया जाता है, क्योंकि वो एक क्या विषैली गैस बना रहा था, है ना। और आयोडोफॉर्म नहीं है, आयोडोफॉर्म क्या है, एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ होता है, और इसका निर्माण हम कुछ दवाइयों के निर्माण में भी करते हैं, तो कुछ दवाएँ भी आपके आयोडोफॉर्म से बनती हैं। बच्चों यहाँ पर एक टॉपिक आपको ध्यान रखना है, आयोडोफॉर्म का परीक्षण, आयोडोफॉर्म टेस्ट कैसे करते हैं कि ये इसमें आयोडोफॉर्म है या नहीं है, ठीक है ना। इस चीज़ के लिए ये भी आप लिख लेना कॉपी में। किसी भी यौगिक में आपको जो है कीटोन ग्रुप देखना है, आपको कीटोन ग्रुप की पहचान करने के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षण के रूप में हम इसका यूज़ करते हैं आयोडोफॉर्म का। तो आयोडोफॉर्म क्या है, किस किस के टेस्ट में यूज़ होता है, एक तो आपका जो है कीटोन ग्रुप का अगर मुझे परीक्षण करना है कि किसी भी कंपाउंड्स में आपका कीटोन ग्रुप है या नहीं है, मेरे पास कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है और मुझे बताना है कि इसमें क्या कीटोन है या नहीं है, तो उसके परीक्षण के लिए भी हम जो है आयोडोफॉर्म का यूज़ करते हैं। दूसरा आपको जो है यहाँ पर हम अल्कोहल के परीक्षण में भी इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर मुझे अल्कोहल का परीक्षण करना है तो वहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, आपका जो है आपका आयोडोफॉर्म का यूज़ यहाँ पर कर सकता हूँ, ठीक है। तो होता क्या है कि जब मैं इसका आयोडोफॉर्म के साथ रिएक्ट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर जो है आपका प्रोपेन टू ऑल, ठीक है, प्रोपेन टू ऑन, लैक्टिक एसिड, इन सब के परीक्षण देता है कौन, आपका आयोडोफॉर्म, ठीक है। तो इनसे कुछ कंपाउंड्स बनेंगे, वो हम देखेंगे क्या क्या बनता है। जैसे अल्कोहल है, वहाँ पर हमने रिएक्ट किया तो मेरे पास क्या बना, आयोडोफॉर्म बना था, तो पीला कलर का अवक्षेप दिया। अगर वो पीले कलर का अवक्षेप दे रहा है तो इसका मतलब वो किसके साथ मिला है,
एथेनॉल के साथ मिला है, ठीक है, या आइडोफॉर्म के साथ मिला है। अगर मेरे पास वहाँ पर जो है सोडियम फॉर्मेट प्राप्त हो रहा है, क्या हो रहा है, सोडियम फॉर्मेट अगर मेरे पास प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, आपका एथेनॉल है, उसमें एथेनॉल प्रेजेंट है, यानी अल्कोहलिक ग्रुप उसमें प्रेजेंट है। अगर मेरे पास जो है सोडियम एसीटेट प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, कोई कीटोनिक ग्रुप उसमें प्रेजेंट है। और अगर मेरे पास जो है क्या है, सोडियम फॉर्मेट प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पर क्या है, कीटोनिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आइडोफॉर्म परीक्षण के अनुप्रयोग देखो, कौन कौन से आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे और कौन से नहीं देंगे। अब इनकी जो एप्लीकेशंस है वो आप देख लो। आइडोफॉर्म परीक्षण का उपयोग हम कोई भी कार्बन यौगिक जैसे CH3CO हो गया, CH3CH2OH है चाहिए, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट है, CH3CH2OH ऐसा है ये, ठीक है, CH3CH2OH। इस समूह की पहचान करने के लिए किया जाता है, ठीक है। पहली चीज़ कहाँ पे आइडोफॉर्म का प्रयोग हो रहा है, एक तो हम एंटीसेप्टिक के रूप में से भी यूज़ कर रहे हैं, दूसरा हम इसको जो है आइडोफॉर्म परीक्षण के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी कंपाउंड्स का, यानी अल्कोहल और कीटोन की टेस्ट के लिए भी हम इसका यूज़ कर रहे हैं। आइडोफॉर्म परीक्षण का उपयोग कई यौगिकों में युग्म के विभेदन के लिए भी किया जाता है, ठीक है। अगर मुझे कोई भी कंपाउंड दिया है, उसकी पेयर्स को अगर मुझे तोड़ना है तो वहाँ पर भी मैं आइडोफॉर्म का यूज़ करता हूँ। तो अब आपको ध्यान रखना है कि ये एक सारणी आपके पास दी गई है, इसमें आपने देखना है कि कुछ कंपाउंड्स के नाम आपके पास दिए हैं और इन कंपाउंड्स में से कौन सा जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो अगर मैं मेथेनॉल और एथेनॉल की बात करूं तो मेथेनॉल या मेथिल अल्कोहल और एथेनॉल एथिल अल्कोहल, तो इसमें अगर मैं बात करूं तो आइडोफॉर्म परीक्षण कौन देगा, आपका एथिल अल्कोहल देगा। क्या देगा, मेथेनॉल नहीं देगा, एथिल अल्कोहल देगा। एथेनॉल और प्रोपेन 1 ऑल की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर भी आपका जो है एथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल जो यही आपका जो है आइडोफॉर्म परीक्षण देता है। प्रोपेन 1 ऑल और प्रोपेन 2 ऑल की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ से प्रोपेन 2 ऑल जो है वही आपका जो है आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ठीक है, जिसको हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कहते हैं। अगर ब्यूटेन 1 ऑल और ब्यूटेन 2 ऑल है, इनमें से आपका जो है ब्यूटेन 2 ऑल वाला जो है वो आपका क्या है, ब्यूटेन 2 ऑल वाला यानी सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल जो है ये आपका जो है आइडोफॉर्म परीक्षण देगा। 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल और ब्यूटेन 2 ऑल, इनका अगर मैं देखूं तो यहाँ से ब्यूटेन 2 ऑल ही आपका जो है वो परीक्षण देगा। मैथेनॉल और एथेनॉल, इन दोनों में एथेनॉल जो है एसिटाल्डिहाइड वो आपका क्या करेगा, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। एथेनॉल और प्रोपेनॉल की बात करें तो वहाँ पर भी एथेनॉल ही आपका जो है आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। पेंटेन 2 ऑन और पेंटेन 3 ऑन की अगर मैं बात करूँ यानी मेथिल प्रोपिल कीटोन और डाईएथिल कीटोन की बात करूँ तो वहाँ पर जो है मेथिल प्रोपिल कीटोन ही आपका क्या देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो ये बच्चों आपको क्या है ध्यान रखना है। तो ये तो बात हो गई हमारी आइडोफॉर्म की। बच्चों अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा यहाँ पे वो क्या है, हमारे पास टेट्राक्लोरोमीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था कि जब हम क्या कर रहे थे, मेथेन का क्लोरीनेशन कर रहे थे सल्फाइड की प्रेजेंस में, तो हमारे पास लास्ट एक प्रोडक्ट बन रहा था कार्बन टेट्राक्लोराइड। जब वो क्या है चारों के चारों हाइड्रोजन को क्या कर रहा था, प्रतिस्थापित करके, ठीक है ना, चारों के चारों क्लोरीन वहाँ पर जुड़ जा रहे थे, किसके साथ, कार्बन के साथ में। तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाते थे जिसको हम टेट्राक्लोरोमीथेन भी कह रहे थे। क्या कह रहे थे, टेट्राक्लोरोमीथेन। तो आपको ध्यान रखना है टेट्राक्लोरोमीथेन कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका फॉर्मूला होता है CCl4, आपको ये याद रखना है। और यहाँ पर किस तरीके से बना, सबसे पहली प्रोसेस तो थी जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में मीथेन का क्लोरीनेशन कर रहे थे तो हमारे पास लास्ट प्रोडक्ट कार्बन टेट्राक्लोराइड बन रहा था। दूसरी कैसे बना सकते हैं हम, कार्बन डाइसल्फाइड से बना सकते हैं। कैसे, जब कार्बन डाइसल्फाइड की रिएक्शन जो है हम किसकी प्रेजेंस में, एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, जब हम इसको एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में आपका जो है कार्बन डाइसल्फाइड की क्रिया जो हम क्लोरीन के साथ करते हैं, क्या है, कार्बन डाइसल्फाइड यानी CS2। तो ये CS2 होता है कार्बन डाइसल्फाइड। जब हम इसका क्लोरीनेशन करते हैं यानी क्लोरीन के साथ इसकी रिएक्ट करते हैं किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में। किसमें, AlCl3, जिसका नाम है एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड साथ जब हम इसकी रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर मेरे पास जो है CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होता है और आपका सल्फर मोनोक्लोराइड प्राप्त होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किससे क्या बन रहा है। तो जब मैं इसका कार्बन डाइसल्फाइड का यहाँ पर जो है एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में इसको ठीक है क्लोरीन से रिएक्ट करता हूँ तो मेरे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो फेथर प्रिपरेशन में इतना ही आपको ध्यान रखना है। दो यहाँ पर ध्यान रखना है, एक तो मेथेन से बनाना है, ठीक है, मेथेन का क्लोरीनेशन कर दो और कार्बन डाइसल्फाइड में जो है क्लोरीन की रिएक्ट कर दो किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में, ठीक है ना। कई बार आपका क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा बच्चों कि ये पॉइंट आपके पास दिया होगा, रिएजेंट भी दिया होगा, आपका ये आपको फाइंड करना है।
कई बार आपके पास क्या हो, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस में आपके पास पूरी रिएक्शन दी हुई होगी, कार्बन डाइसल्फाइड दिया है, 3Cl2 आपके जो है मिक्स किया जा रहा है इसमें, और कार्बन टेट्राक्लोराइड बन रहा है, जो है सल्फर मोनोसल्फाइड बन रहा है। इसमें कौन सा रिएजेंट यूज़ हो रहा है ये आपको जो है वो आपको फिल करना है। तो ये आपके पास कई बार आपको करने के लिए मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका जो है कार्बन डाइसल्फाइड की रिएक्शन जब क्लोरीन के साथ करती हैं तो वहाँ पर हमें जो है किसकी प्रेजेंस में होता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन संपन्न होती है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपके पास जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगी भाई, सिंपल सी बात है, आपका जो है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये एक प्रकार का रंगीन भारी द्रव है, ठीक है ना, ठीक है, हैवी लिक्विड है ये आपका, कौन सा, रंगीन है, यानी इसके कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है। 350 आपका केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। आपको पता है लिक्विड है तो उसका बॉइलिंग होगा, तो 350 केल्विन आपका जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। आपका यह जल में अविलय होता है, यानी वाटर में इंसॉल्युबल होता है, परंतु कार्बनिक विलायक कुछ भी होते हैं जैसे अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, इनमें अगर मैं इसको मिक्स करता हूँ कार्बन टेट्राक्लोराइड को, तो उनके साथ भी क्या हो जाएगा, आसानी से सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है, आसानी से इसमें घुल जाएगा। ये फैट, ठीक है ना, फैट, ऑयल और रेजिन में के लिए सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ विलायक है, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड है। इसमें अगर मैं किसी प्रकार का फैट हो गया, ऑयल हो गया, या रेजिन हो गया, इनको अगर मैं इसमें मिक्स करता हूँ तो ये उनको भी क्या कर देता है, अपने आप में सॉल्व कर देता है, ठीक है, मिक्स कर देता है। परंतु जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये आपका कार्बनिक विलायक हो, जैसे अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, इनमें ये आसानी से घुल जाता है। ये अज्वलनशील होता है, ठीक है, ये क्या होता है, अज्वलनशील यौगिक होता है, तो ये भी आपको नोट डाउन करना है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करता हूँ, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको कुछ रिएक्शंस में याद रखनी है। जैसे आपका वाष्प के साथ अगर मैं रिएक्ट करूँ, यानी वाटर की जो वाष्प होती है, यानी वेपर के साथ अगर मैं रिएक्ट करूँ, तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड एक प्रकार का फॉस्फीन गैस बनाता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर आपने क्या देखा कि जब हम क्लोरोफॉर्म की बात कर रहे थे बच्चों, तो क्लोरोफॉर्म में मैंने क्या किया था, CHCl3 जो था, इसको हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, यानी एयर की प्रेजेंस में अगर इसको लाइट किया, किस में, एयर जो है सनलाइट की प्रेजेंस में इसकी रिएक्ट हो रही थी ऑक्सीजन के साथ में, तो ये आपका यहाँ पर जो है COCl बना रहा था, क्या बना रहा था, COCl2 बना रहा था, यानी फॉस्फीन गैस आपका बना रहा था, ठीक है, वहाँ पर हमने देखा। परंतु जब मैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करूँ, तो अगर मैं इसको नॉर्मली वाटर के साथ, यानी वाटर, पूरा वाटर नहीं, वाटर वेपर के साथ में अगर मैं इसकी रिएक्ट करता हूँ, किसके साथ, वाटर वेपर के साथ में जब इसको रिएक्ट करता हूँ, तो मेरे पास जो है फॉस्फीन गैस यहाँ पे प्राप्त होती है। कौन सी गैस होती है, फॉस्फीन गैस, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड से कैसे प्राप्त होती है आपको ध्यान रखना है। क्लोरोफॉर्म में जो आपकी फॉस्फीन गैस बन रही थी वो कब बन रही थी, जब मैं उसका ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा था सनलाइट की प्रेजेंस में, जब वो रिएक्ट कर रही थी तो आपका फॉस्फीन गैस बन रही थी। परंतु यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड की केस में क्या है, जब मैं इसको वाटर वेपर की प्रेजेंस में, यानी वाटर वेपर के साथ इसको रिएक्ट करूँगा, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे, तो ये आपका जो है फॉस्फीन गैस बनाता है, यानी कार्बोनिल क्लोराइड बनाता है। अगला आपको ध्यान रखना है हाइड्रोलिसिस। अगर मैं जो है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसको क्या करूँ मैं, इसका हाइड्रोलिसिस करूँ, क्या करूँ, इसका हाइड्रोलिसिस करूँ, किसकी प्रेजेंस में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी अल्कोहलिक क्यूवेज की प्रेजेंस में अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करता हूँ, तो ये क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में जल अपघटित हो जाता है, और क्यूवेज जो है सोडियम जो है पोटेशियम कार्बोनेट बना देता है, क्या करता है, पोटेशियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर जाता है। अब देखो कैसे कैसे हुआ, CCl4 कि जब मैंने रिएक्ट किया किसकी प्रेजेंस, किसके साथ, अल्कोहलिक केवेज के साथ, जब मैंने इसको हीट किया, तो यहाँ पर मेरे पास जो है इस प्रकार का एक प्रोडक्ट बना, ठीक है, कार्बन टेट्राहाइड्रोक्साइड, क्या बना, कार्बन टेट्राहाइड्रोक्साइड बना। और जब मैं इसको आगे फर्दर रिएक्ट करूँगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो सीधे सीधे हमें समझ में क्या आया कि आपका जब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं अल्कोहलिक केवेज की प्रेजेंस में, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बाहर निकालता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्म करता है, कौन, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। जब हम इसके अल्कोहलिक केवेज की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। इसका मैंने क्या कर दिया, हाइड्रोलिसिस कर दिया। अगला, जब अगर मैं इसका रिडक्शन करूँ, कार्बन टेट्राक्लोराइड का अगर मैं रिडक्शन करूँ, तो रिडक्शन करूँगा तो उससे पहला वाला बनेगा। जब ऑक्सीडेशन हो रहा था तो आगे आगे वाला बन रहा था। जैसे मैंने मेथेन का ऑक्सीडेशन किया, यानी क्लोरीनेशन किया, तो आपका क्या बना, CH2Cl2 बना, फिर उसका क्लोरीनेशन किया तो CHCl3 बना, फिर उसका ऑक्सीजन वो किया, क्लोरीनेशन किया, तो आपके पास क्या बना, CCl4 बना। अब अगर वो सब वहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था। तो जब हाइड्रोजन रिमूव होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, जब हाइड्रोजन क्या होता है, रिमूव होता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या,
ऑक्सीडेशन, परंतु जहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होता है तो उसे हम कहते हैं रिडक्शन। तो अगर मैं इसका रिडक्शन करूँ CCl4 का, तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होगा, तो एक हाइड्रोजन ऐड होगा तो एक क्लोरीन बाहर निकलेगा, तो क्या बन जाएगा CHCl3 बन जाएगा, प्लस HCl बाहर निकल जाएगा। परंतु आपको ध्यान रखना है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है CCl4, ये आपका जो है रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में करता है, तो आयरन और H2O की प्रेजेंस में, ठीक है, आयरन ऑब्लिक H2O यानी वाटर के प्रेजेंस में क्या करेगा, ये रिडक्शन करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला आपको यहाँ पर ध्यान रखना है हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ अगर मैं रिएक्ट करूँ, अगर मैं इसको क्या है जो है हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करता हूँ किसको, CCl4 को, तो ये फ्रीऑन गैस देता है। क्या बन देता है, फ्रीऑन गैस देता है। क्या देता है, फ्रीऑन गैस देता है। कैसे कैसे देगा, जब मैं कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 को एंटीमनी पेंटाक्लोराइड, क्या है, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड यानी SbCl5, क्या है, SbCl एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की प्रेजेंस में, ये एक प्रकार का रिएजेंट है, जब इसकी प्रेजेंस में आपको जो है हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ इसको प्रोवाहित किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो मेरे पास क्या बनता है, यहाँ पर आपका डाइक्लोरोमीथेन बनता है, डाइफ्लोरोमीथेन बनता है, जिसको हम फ्रीऑन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रीऑन। तो फ्रीऑन कैसे प्राप्त हुआ मेरे पास, फ्रीऑन मेरे पास प्राप्त हुआ जब मैंने कार्बन टेट्राक्लोराइड को एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की प्रेजेंस में, ठीक है ना, क्या बनाया, हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ इसकी रिएक्ट किया। कार्बन टेट्राक्लोराइड को जब हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्ट किया, तो मेरे पास आपके पास फ्रीऑन प्राप्त हुआ, जिसका IPC नेम आपके पास जो है वो क्या है, डाइफ्लोरोमीथेन है। क्या है, डाइफ्लोरोमीथेन है। और ये एक प्रकार की जो है प्रसिद्ध यानी रेफ्रिजरेंट के रूप में हम इसको जो है यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर के रूप में, ठीक है ना। तो फ्रीऑन गैस का उपयोग कहाँ किया जाता है, प्रसिद्ध के रूप में यानी रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात, फ्रीऑन गैस कहाँ बनती है, जब कार्बन टेट्राक्लोराइड को जो है हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ रिएक्ट किया जाता है, किसकी प्रेजेंस में, आपका एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की प्रेजेंस में जब रिएक्ट किया जाता है, तो हमारे पास जो है डाइफ्लोरोमीथेन प्राप्त होता है। और इस फ्रीऑन गैस को हम क्या कहते हैं, एक प्रकार के रेफ्रिजरेंट के रूप में भी हम इसको यूज़ करते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड के यूजेस की बात करें बच्चों, तो यूज़ यहाँ पर कहाँ पर है इसका है, सबसे पहले तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज़ हम तेल, वसा, रेजिन आदि के विलाय की भांति किया जाता है, ठीक है ना। तो आप जितना भी हमने देखा कि हेलो एल्केन जो भी हमारे पास थे, ठीक है ना, पॉली हेलोजन कंपाउंड जो मेरे पास थे, उसमें हमें ज़्यादा अधिकतर हमने देखा कि ये लोग क्या करते हैं, एक विलायक के रूप में काम करते हैं, और ये तेल, वसा, मोम, रेजिन, इन सबके क्या करते हैं, ये इसमें क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, किसमें, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, ठीक है। अब तेल, वसा, मोम आदि श्रेष्ठ विलायक होते हैं, ठीक है, एक श्रेष्ठ विलायक होते हैं, और इसका उपयोग वस्त्रों में धब्बे छुटाने की एक सफाई के रूप में, क्लीनिंग एजेंट के रूप में काम करते हैं। जैसे फैट हो गया, है ना, ऑयल हो गया, मोम हो गया, ये क्लीनिंग एजेंट के रूप में काम करता है, कौन, कार्बन टेट्राक्लोराइड इसमें, ठीक है। अगर इसका उपयोग क्लोरोफॉर्म और फ्रीऑन गैस के निर्माण में भी किया जाता है। अब देखो क्लोरोफॉर्म भी हमारा बना था किससे, कार्बन टेट्राक्लोराइड की, जब हम रिडक्शन कर रहे थे क्लोरोफॉर्म बन रहा था, और इसको जब हम क्या कर रहे थे, HF के साथ रिएक्ट कर रहे थे, SbCl5 के यानी एंटीमनी पेंटाक्लोराइड के साथ प्रेजेंस में, तो यहाँ पर फ्रीऑन गैस बन रहा, तो फ्रीऑन गैस भी बना आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड से, क्लोरोफॉर्म भी बना, ठीक है ना। तो इन सब के बनाने के रूप में भी हम इसका यूज़ करते हैं। और इस फ्रीऑन गैस का हम रेफ्रिजरेटर हो गया, आपका AC हो गया, ठीक है, इसके रूप में भी हम इसका यूज़ करते हैं। अग्निशमक यानी फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में भी हम इसका प्रयोग करते हैं, जिसे बाजार में पायरीन नाम से बेचा जाता है। क्या जाता है, पायरीन नाम से बेचा, यही आपका जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इससे जो है मार्केट में पायरीन नाम से बेचा जाता है। और ये पायरीन जो होता है आपका जो है फायर एक्सटिंग्विशर्स के रूप में भी हम यूज़ करते हैं, अग्निशमक के रूप में भी इसका यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक ये 4 पॉइंट इसमें लिख देना, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये आप सिर्फ पढ़ लेना है, ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। आग बुझाने के लिए किस तरीके से हम यूज़ करते हैं इसको सिर्फ पढ़ लेना, लिखने की ज़रूरत इसको नहीं है। आगे आपके पास है डाइफ्लोरोमीथेन यानी फ्रीऑन 12, ठीक है। अभी जो हमने ऊपर फ्रीऑन गैस पढ़ी थी ना, डाइफ्लोरोमीथेन। अब देखो डाइफ्लोरोमीथेन जब मेरा यहाँ पर बना था, तो ये एक प्रकार का क्या बन रहा है, पॉलीहेलोजन कंपाउंड बन रहा है ना, तो ये पॉलीहेलोजन कंपाउंड भी हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसकी निर्माण कैसे कैसे हुआ, इसके गुण क्या है और इसकी जो है प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये हम जो है वीडियोस में देखेंगे। तो ये मेरे पास जो है थोड़ा देख लेते हैं, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी हमारे पास जो बचेगा वो कल की वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। डाइफ्लोरोमीथेन आपकी जो हम बात कर रहे हैं फ्रीऑन गैस की, ठीक है ना, तो इसको हम कहते हैं फ्रीऑन 12। क्या कहते हैं, फ्रीऑन 12 इसका नाम है। फ्रीऑन गैस जिसको हम कह रहे हैं उसे फ्रीऑन 12 कहेंगे। इसकी जो प्रिपरेशन है कैसे बना, जब मैंने SbCl5 यानी एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की प्रेजेंस में जब मैंने कार्बन टेट्राक्लोराइड को जो है HF यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ रिएक्ट किया, तो मेरे पास फ्रीऑन गैस प्राप्त हुआ था। और कार्बन टेट्राक्लोराइड जब आपका जो है एंटीमनी
ठीक है ना, एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड की प्रेजेंस में, तो भी आपके पास जो है फ्रीऑन गैस प्राप्त होती है। तो ये दोनों रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। जब एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की प्रेजेंस में एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड के साथ जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन हो रही है, तो मेरे पास फ्रीऑन गैस प्राप्त हो रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, दोनों रिएक्शन यहाँ पर ध्यान रखनी है मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो ये एक प्रकार की गैस है, ठीक है, एक प्रकार की गैस है जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है 243.2 केल्विन होता है। इसे आसानी से लिक्विफाई किया जा सकता है। 800 केल्विन ताप पर ये एक स्टेबल होता है, एक यह कोई विषैला पदार्थ नहीं होता है, ये कोई विषैली गैस नहीं है। ये रासायनिक रूप से अक्रिय होती है, यानी किसी रिएक्ट नहीं करती है। वायुमंडल में इसकी उपस्थिति ऊपरी वायुमंडल के ओजोन लेयर का क्षय होता रहता है, ठीक है ना। और इससे क्या होता है, ओजोन लेयर का क्षय होता है, इसीलिए कहता है ना कि रेफ्रिजरेटर का यूज़ नहीं करना चाहिए। वहाँ पर जो ओजोन गैस का क्षय में जिसका यूज़ होता है, ठीक है ना, वो एक प्रकार से जो हम कहते हैं ना रेफ्रिजरेटर से यूज़ नहीं करना चाहिए। रेफ्रिजरेटर जो गैस निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, वो क्या करती है ओजोन लेयर को क्षय करने का काम करती है, उनको तोड़ने का काम करती है। तो उसमें एक गैस ये भी होती है, कौन सी, फ्रीऑन गैस, ठीक है ना। तो फ्रीऑन गैस हमें रेफ्रिजरेटर में यूज़ होती है, इसलिए रेफ्रिजरेटर यूज़ न करने के लिए सलाह दी जाती है, ठीक है ना। तो ये ओजोन लेयर को काटने का काम पड़ती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। तो आपको ये यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो फ्रीऑन गैस है वो आपके ओजोन लेयर का क्षय करने का में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यूजेस कहाँ पे इसका, रेफ्रिजरेटर यानी एसी के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है ना। बहुतायत में अगर मुझे रेफ्रिजरेंट के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, बड़ी मात्रा में अगर करना है, क्योंकि वायुमंडल में स्थित ओजोन परत जो होती है उसके क्षय का कारण भी है, इसलिए इसका उपयोग जो है कम किया जाता है। पहले इसका यूज़ किया जाता है फ्रीऑन गैस का, परंतु अब इसका यूज़ जो है कम किया जाता है, क्योंकि ये जो है आपका ओजोन लेयर को ख़त्म करने का काम कर रहा है। दूसरा जो है इसका एरोसोल और फॉर्म के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है बच्चों। एरोसोल तथा फॉर्म में इसका उपयोग जो है प्रोपेलेंट के रूप में किया जाता है। क्या कहता है, प्रोपेलेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है ना। काफ़ी लंबी वीडियोस हो चुकी है और आज के लिए क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगली क्लासेस में हम जो है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हो गया, ठीक है ना, DDT हो गया और BHC हो गया, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये सब हम जो है अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगली जो वीडियो आएगी उसमें ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। तो आप अच्छे से इस चैप्टर को पढ़िए और इसके नोट्स बनाना बच्चों, पूरी कंप्लीट वीडियो देखना, ठीक है ना। और जो भी नोट्स इसमें हैं, जो कुछ भी इसमें लिखा गया है वो सारे के सारे जहाँ पे कट करना है वो मैंने आपको बता दिया कि इसको नहीं लिखना है, उसको कट कर देना। बाकी जो भी मिस्टेक बीच बीच में थी वो मैंने आपको बता दी है कि कहाँ कहाँ पे मिस्टेक है, इसको सही कर देना। तो जो यहाँ पर है वीडियो को पॉज कर लेना, पॉज करने के बाद आप फटाफट से इसका नोट्स बना लेना, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना बच्चों, ध्यान रहे, ठीक है ना। ये टॉपिक आपको पूरा क्लास में नहीं पढ़ाया जाएगा क्योंकि हमें आगे सिलेबस बढ़ाना है। तो ये चैप्टर यहीं पे जो है आज एक वीडियो आ गई, एक वीडियो कल आएगी, तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेंगे इसमें, ठीक है। तो मिलेंगे बच्चों आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।